जय हिंद प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24 चैनल पे। तो आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे त्रिभुज। इसमें हम प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें, यानी जो खाली स्थान है इसको हमें भरना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सभी वृत्त फिर खाली स्थान छोड़ा गया फिर होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांग होते हैं या समरूप। तो हम सबसे पहले आपको बता दें सर्वांगसम और समरूप होता क्या है। अब सर्वांगसम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप थोड़ी सी जानकारी इसमें। सर्वांगसम में वैसे आप त्रिभुज जानते ही हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो त्रिभुज है, जैसा कि यहाँ पर मान लो छोटा छोटा दो त्रिभुज यहाँ पर हमने दो त्रिभुज आपके पास है। त्रिभुज में कोण भी होगा और भुजा भी होगी, ये तो आपको पता ही है। तीन भुजा और तीन कोण, एक दो तीन भुजा, एक दो तीन भुजा और ये कोण एक दो तीन। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सर्वांगसम की खास कंडीशन ये होती है कि अगर सर्वांगसम का हम अर्थ निकालें तो उसका मतलब होता है सभी अंग समान, जिसके सारे अंग समान हो, कुछ भी छोटा बड़ा, जैसे कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, इसके सारे चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है और ये 3 की है, ये 5 की है, मान लीजिए सपोज मैंने वैसे कह दिया, तो ये भी आपकी 2 हो, ये भी 3 हो और ये 5, ऐसा होना जरूरी है सर्वांग। और इसके कोण भी क्या हो, आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब ये अगर जितना है वो भी ये तीनों कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। ये हो गई हमारी सर्वांगसम की कंडीशन। अगर मैं आपसे बात करूं समरूप की, तो आप कहेंगे समरूप भी सेम। तो जो भी सर्वांगसम होगा वो समरूप भी होगा। बात समझ में आ रही है? ये आपका सर्वांगसम है और ये आपका समरूप भी है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन समरूप की एक अलग से खास कंडीशन ये होती है कि समरूप होने के लिए, किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए उसके सभी कोण आपस में बराबर हो। यहाँ याद रखिए, जो कि सर्वांगसम में भी ऐसी कंडीशन है, उसके सभी कोण बराबर होने चाहिए और यही कंडीशन समरूप में। समरूप की पहली कंडीशन कि कोई भी त्रिभुज समरूप तब होगा जब उसके सभी कोण आपस में बराबर हो। ये फर्स्ट बात आप नोट करें। दूसरी बात कि उसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। मतलब कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात जो होगा वही इस भुजा का इस भुजा का भी, मतलब संगत कोण जो है और जो कोण बराबर होगा उसी की संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए ये त्रिभुज हमारा ऐसे बना और एक त्रिभुज हमारा ऐसे बना और इसका ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। ऐसे ये वाला 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर। ये वाला कोण जो हमारा है 60 और ये भी 60, ठीक, ये कोण हमारा बराबर। तो इस कोण और इस कोण की जो संगत भुजा है वो ये वाली भुजा है। 60 और 30 की जो संगत भुजा है वो कौन सी? ये वाली। यहाँ पर हम मान लीजिए ये हमारा है 10, ये 15 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। ये समरूप का उदाहरण दे रहा हूँ। सर्वांगसम तो यहाँ आपका हो ही चुका ये दोनों। अब समरूप का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे सभी कोण आपस में बराबर, ये 60 तो ये भी 60, ये 30 तो ये भी 30, ये 90 तो ये भी। तो पहली कंडीशन ये कि इसके सभी कोण आपस में बराबर होने चाहिए। किसके लिए? समरूप के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर्वांगसम आप समझ चुके हैं। समरूप के लिए कंडीशन ये कि सभी कोण बराबर हो और भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। संगत भुजा का अनुपात, संगत मतलब जो 60-30 बना रहा है उस भुजा का, जैसे 60-30 ये बना रहा है तो इसका 2 है और इसका 10 है, तो हम लिखेंगे 2/10। ये वाली भुजा हो गई हमारी क्लियर। 60-90 वाली ये भुजा मेरी है 3 और ये 60-90 वाली भुजा 15 है, यानी हम इसको लिखेंगे 3/15। ये भुजा हमारी 90 और 30 वाली 5 है और इसमें 90 और 30 वाली भुजा हमारी 25। तो हम सरल करेंगे। देखिए 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, 5 पचे 25। देखिए भुजाओं का अनुपात 1/5, 1/5, 1/5। तो ये समरूप की कंडीशन होती है कि उसके सभी कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। देखिए सभी भुजाओं का अनुपात यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/5, 1/5 और 1/5 आ गया।
तो ये आपका समरूप होगा। जरूरी नहीं कि इसके सभी पार्ट बराबर हो, लेकिन ये जरूरी है कि इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये भुजा आपकी 15 ना होके 10 होती, तो ये हमारा ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाती, 3/10 हो जाती, जो कि ये सारा 1/5 है, लेकिन ये 3/10 है, इसलिए ये हमारा सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका अनुपात बराबर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए फाइनली हमने इसको इरेज कर दिया है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सर्वांगसम और समरूप आपको समझ में आ गया। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? तो आप कहेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसने आपसे ये नहीं कहा कि वृत्तों की जो त्रिज्या, आपको पता है ये वृत्त का सेंटर, ये वृत्त का सेंटर, ये मान लीजिए ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर, वैसे एक उदाहरण। तो ये पूरा सर्कल आपका 3 सेंटीमीटर और ये आपका 7 सेंटीमीटर। तो इसने हमसे यही कहा कि सभी वृत्त, तो मैंने अलग अलग दो वृत्त ले लिया, एक छोटा और एक बड़ा वृत्त ले लिया। अब ये क्या ये वृत्त आपस में सर्वांगसम है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये सर्वांगसम नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं है और ये सर्वांगसम नहीं है। अब ये क्या है, हमारा समरूप है। क्यों है? क्योंकि इसने हमें कोई कंडीशन नहीं दी थी कि 3 सेंटीमीटर वाले सभी वृत्त क्या होते हैं। अगर ये कह देता 5 सेंटीमीटर वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप कहते हैं सर्वांगसम। 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर वाले कुछ भी कह देता, अगर आपको एक नंबर देता कि इतने सेंटीमीटर वाला वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप कहते हैं सर्वांगसम। लेकिन इसने कोई सेंटीमीटर नहीं दिया, इसने सिर्फ हमसे यही कह दिया कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सभी वृत्त समरूप होते हैं, मतलब दिखने में एक जैसे लगते हैं, बाकी इसकी कोई खास कंडीशन नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा समरूप। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेशक मुझे थोड़ा टाइम लगा समझाने में, लेकिन आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हम अब टाइम, देखिए इसमें कहा गया सभी वर्ग होते हैं, सभी की बात करी गई है। इसका मतलब हमें इसमें फिर कोई खास कंडीशन नहीं दी गई, कोई सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया गया, हमें ना कुछ भी नहीं दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि सर्वांग नहीं होंगे। हो सकता है एक वर्ग बड़ा हो और एक वर्ग छोटा हो, है ना। आप ऐसे बना दीजिए, इसकी सारी भुजा 2 सेंटीमीटर की, इसकी सारी भुजा 3 सेंटीमीटर की, ऐसे हो सकता है। तो सभी वर्ग आपके क्या हो जाएंगे, समरूप, सर्वांगसम नहीं होंगे। सभी वर्ग आपके क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो कोण होंगे, वर्ग के कोण तो सारे 90 डिग्री होते हैं और वर्ग की भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। अगर ये सारी 2 है और ये 3 है, तो 2/3, 2/3 सब हो जाएगा। तो इसका भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और कोण तो बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि सभी, फिर खाली स्थान छोड़ा गया, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसने हमसे पूछ लिया कि त्रिभुज समरूप कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे समरूप त्रिभुज वही होते हैं जो हमारे, जिसकी सभी भुजा बराबर है। अब यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं कि ये हमारा एक त्रिभुज है और इसी को हम क्या करते हैं, इसी का हम यहाँ पर 2 कॉपी कर लेते हैं। इसी त्रिभुज का हम क्या करेंगे, 2 कॉपी। एक त्रिभुज हमने और ले लिया, देखिए यहाँ पर हमने इसका एक पार्ट और ले लिया, तो हटा देते हैं। ठीक, ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया। वैसे थोड़ा सही नहीं बना, आप समझ सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर है तो ये क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। क्या हुआ, सर्वांगसम। जब दोनों बराबर है वो हमारा क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। अभी आप ऐसे नहीं भर देंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सभी त्रिभुज समरूप होते, इसने हमसे ये पूछा कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यहाँ हमें भरना है। तो जब हमसे पूछा गया, अब ये हमारा त्रिभुज जो है इसकी सारे पार्ट बराबर है, सारी भुजा बराबर है, तो ये भुजा जिसकी सारी बराबर है वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। जब समबाहु, हम इन दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। देखिए पहला एक त्रिभुज हमारा ऐसा हो गया जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन एक हमारा ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी सारी भुजा आपस में बराबर होगी,
वो हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो जो समबाहु होगा यानी जिसकी सारी भुजा बराबर है, वो सभी भुजा बराबर है, तो वो आपका समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। और शुरू में मैंने आपसे बताया कि जो सर्वांग सम होता है वही त्रिभुज हमारा क्या होता है, समरूप भी होता है। सर्वांग सम ही हमारा क्या होता है, समरूप भी होता है। तो समरूप के लिए यहाँ पर सर्वांग सम जरूरी है, और सर्वांग सम के लिए हमें कौन सा त्रिभुज मिलना चाहिए, तो आप कहेंगे हमें समबाहु त्रिभुज मिलना चाहिए जिसकी सारी भुजा बराबर है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण फिर खाली स्थान हो तथा उनकी संगत भुजाएं फिर खाली स्थान फिर हो। तो मैंने शुरू में आपसे एक बात बताई थी कि उनके संगत कोण क्या हो, तो आप कहेंगे उनके संगत कोण बराबर हो। तो फर्स्ट वाले में हम यहाँ भरेंगे उनके संगत कोण बराबर हो। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर हम भरेंगे बराबर हो, के संगत कोण बराबर हो। उनकी भुजाएं क्या हो, तो उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। इनकी भुजाएं क्या होनी चाहिए, तो आप कहेंगे उनकी भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी एक क्वेश्चन के हमें दो उदाहरण देने हैं और अलग अलग उदाहरण देने हैं। तो सबसे फर्स्ट इसने कहा समरूप आकृतियां, यानी ऐसा आकृति बनाओ जो समरूप हो, और एक नहीं दो दो उदाहरण। तो हम ये पहला उदाहरण इसका ले लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व। तो इसके लिए हमने यहाँ दो चित्र आपके लिए बना रखे। मान लीजिए हमने ये चित्र बनाया और ये चित्र हमारा 60 डिग्री का, ये हमारा 45 डिग्री और ये हमारा 75 डिग्री। कितना हो गया हमारा ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए 3 नहीं, इसको हम 13 सेंटीमीटर कर दें, इसको 5 सेंटीमीटर कर दें और इसको 4 सेंटीमीटर, ऐसा हमने कर दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा कोण जो है, यहाँ पर जो हमारा ये वाला कोण है ये हमारा 45 डिग्री और ये हमारा 60 डिग्री और ये 75 डिग्री। अब इसमें भी मान लीजिए हमारा ये कोण 26 डिग्री, ये कोण हमारा 10 डिग्री, मतलब 26 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप हो, तो समरूप होने के लिए आपको कंडीशन पता है कि उसके कोण हमेशा आपस में क्या हो, तो बराबर हो। तो हमने क्या कर दिया, इसके कोण आपस में बराबर कर दिए और इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो। तो देखिए 13/26 मतलब 13 एकम 13, 13 दूना 26 यानी 1/2 आ गया। 5/10 मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 1/2 आ गया। अगर हम इसको सरल करें 13/, अगर हम इसको सरल करें तो 13/26 यानी 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1/2 आया। ऐसे हम इसको सरल करें तो ये संगत भुजा 5 और ये 10 है, तो 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 है ना। ऐसे हम इसको सरल करें तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। ये भी क्लियर हो गया हमारा। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप हो तो उसके लिए हमने ये त्रिभुज बना दिया। तो ये आप त्रिभुज बना सकते हो और ऐसे उसके कोण और भुजा दे सकते हो। आप कोई भी भुजा ले सकते हो, लेकिन इसके हमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने थे। इसका मतलब हम इसका कोई और उदाहरण एक देंगे। एक और उदाहरण हम कैसा देंगे जो समरूप हो, तो आप कहेंगे हम ऐसा भी बना सकते हैं, दो सर्किल बना ले, कितना आसान हो जाएगा अगर हम दो छोटा छोटा वृत्त बना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ये वृत्त बना दिया और इसी का टू कॉपी हमने एक और वृत्त बना दिया। इसी का हमने टू कॉपी यहाँ पर एक और वृत्त बना दिया, बेशक हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो ये भी हमारी आकृति क्या है, समरूप है। बस इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए इसकी त्रिज्या मान लीजिए ज्यादा है और इसकी त्रिज्या कम है, लेकिन ये समरूप तो है भाई, घूमा तो 360 डिग्री पे, तो कोण तो इसका बराबर है 360 डिग्री पे घूमा, और इसकी भुजाओं का अनुपात कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। दो चीजें हमने दी, एक त्रिभुज का उदाहरण दिया और एक वृत्त का उदाहरण दिया, और दोनों ये हमारा क्या है, समरूप है। तो ऐसे आप और सारे उदाहरण दे सकते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। मतलब ये चतुर्भुज जो दिया गया है ये समरूप है कि नहीं। तो हमने आपसे शुरू में ही बताया कि समरूप होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि कोण जो है वो बराबर होना चाहिए और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे भुजाओं के अनुपात अगर हम देखें, चलिए यहाँ पर और भुजाओं का जो अनुपात हम देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि यस आर जो भुजा है हमारी वो डीसी के एकदम अनुपात में बराबर आएगी। लेकिन इसका जो कोण है ये सारा कोण तो 90 डिग्री है, इसमें सारे कोण क्या है 90 डिग्री है। इसमें सारे कोण 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है और ये 90 डिग्री से कम है। ये जल्दी मुड़ गया ना, ये 90 से कम है। ऐसे ये वाला हमारा जल्दी मुड़ गया और ये वाला थोड़ा दूर से घूमा, तो ये 90 से ज्यादा, ये 90 से कम। तो इस हिसाब से हमारा कोण बराबर नहीं हुआ। तो आप लिखेंगे कि एंगल, यहां पर लिखेंगे चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का जो एंगल है वो क्या है, इक्वल नॉट, बराबर नहीं है किसके, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज सही से कर लेना, चतुर्भुज ए बी सी डी के, ए बी सी डी के। तो जब इसका एंगल बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अतः यह समरूप आकृति, अतः यह समरूप आकृति। वैसे भी आप इसको पूरा हिंदी में लिख सकते हैं, कैसे, ये ना बना के भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिए गए चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी अगर हम 1.5 के बटे में 3 करें तो सबका 1.5 बटे 3 ही है। भुजाओं का अनुपात बराबर है परंतु इसके कोण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह समरूप आकृति नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। क्योंकि समरूप होने के लिए दो कंडीशन अनिवार्य है, यानी दो स्थिति होनी चाहिए, एक तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उसके कोण आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहीं से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।